जूता फेंक दिया तो ये फिर वायरल हो गया। अब इसकी रिश्ता के बारे में कुछ बोलते तो कई लोगों की भावनाएं हर्ट हर्ट और ये कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन था। कि जो ये एलजीबीटीक्यू है, जो होमोसेक्सुअलिटी है, सेम सेम जेंडर रिलेशनशिप, तो ये इंडिया में लीगल है या उसके नहीं? अंदर सेम सेक्स रिलेशनशिप। अब आजकल आने वाले कुछ समय से ये बढ़ता जा रहा है। भाषाओं को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगर मैं मराठी बोलनी पड़ेगी, अब होता वरना क्या है कि आपके आर्टिकल 343 वो बताता है कि हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश के साथ साथ। उसका कल्चर फॉलो करने के लिए उनकी मेंटालिटी होती क्या होगी? उन्हें इस मार्केटिंग के जाल में फंसा डाले। हाई कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया था फरवरी में 2025 में। एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, उसके अकाउंट में 90 करोड़। हेलो शिवम भाई, वेलकम टू बातचीत। तो गाइज आज हमारे साथ हैं शिवम शर्मा जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऑल्सो ये गरीब बच्चों को कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। इनके कोचिंग सेंटर का नाम है FFCC कोचिंग सेंटर, आप चेक कर सकते हो। और लेट्स स्टार्ट बातचीत विद शिवम शर्मा जी। तो शिवम भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले थैंक यू ऋतिक भाई एंड आपके बातचीत शो के लिए जो आपने हमें यहाँ बुलाया। सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि जो भी ऑडियंस है या जो भी है, एक स्टडी के लिए एक अपना अच्छा करियर हो सकता है। इसमें आप लॉ में, जुडिशरी में जा सकते हो, लिटिगेशन में जा सकते हो, कई फील्ड यहाँ खुले हो। और जो रही हमारी जर्नी की बात, तो पहले हम इंजीनियरिंग की हमने, उसके बाद हम यहाँ वाजीराम एंड लवी से IAS की प्रिपरेशन की थी। तरफ हमारा रुझान बढ़ा वहाँ, फिर हमने फिर LLB की, LLM की, अब प्रैक्टिस में है। तो हम सजेस्ट कर रहा हूँ, हमारे कई स्टूडेंट्स भी लॉ कर चुके हैं जो हमारे हमसे बड़े हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल की कर रहे हैं। तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। दिस इज अ गुड फील्ड, बट थोड़ा हार्ड वर्क रहता है लिटिगेशन के लिए। बाकी आप APO और अदर्स जॉब के लिए मतलब बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप कहीं भी कोई कंपनी लॉ में। तो शिवम भाई, जैसे आपने अभी मेरे को बताया आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, और जैसे हमें पहले भी पता था। तो और सुप्रीम कोर्ट का एक मैंने किस्सा अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, जिसमें किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी एडवोकेट ने। तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ रखी थी रामकिशोर जी सर ने। तो उसमें क्या था कि पिटीशन में ये था कि खजुराहो के जो मंदिर है उसमें भगवान विष्णु की जो आइडल है उसमें सिर नहीं। इसके लिए एक वो आ रखा था। सिर नहीं है। सिर नहीं था रीस्टोर के लिए कि लेकिन फिर होता क्या है इस केस में, जब ये केस उनके सामने आता है, जो ऑनरेबल हमारे जो गवी साहब हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट भी कर दिया। कुछ उन्होंने कमेंट किए होंगे या कुछ उन्होंने बोला होगा। उसके रिएक्शन में हमारे जो सीनियर रामकिशोर जी सर हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने क्या किया, उन पे जूता फेंक दिया। तो ये फिर वायरल हो गया। अब इसकी जैसे कि जो लास्ट हमारे जज रहे हैं मार्कंडे जी, उन्होंने भी निंदा की। सभी लोगों ने गलत बताया कि अगर आप एडवोकेट हो और आपको एक वहाँ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, अपनी सब कार्यों को करने के लिए, तो आप वहाँ रिटेन में भी लिख सकते थे, उनको लेटर भी लिख सकते थे। लेकिन ये तो जो ये शूज़ वाली बात थी, ये तो बहुत गलत है। तो फिर उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया था? देखो, इसमें ऐसा है कि वहाँ जो सिक्योरिटी स्टाफ को उन्होंने बातचीत की उनसे, और उन्होंने बताया कि वो जो कमेंट था सर का उसके लिए का, तो सर का भी एक्सप्लेनेशन आया कि मीडिया ने कमेंट को बढ़ाया। तो वही एक सर आप बता सकते हो क्या उनका कमेंट क्या था कुछ? कमेंट, आप देखो ये सब सोशल मीडिया पे है, अब ऑलरेडी ऑनरेबल हैं, हम भी बचेंगे बोलने से। लेकिन मैं एक सर हैं उनका कोट करूँगा, जो एक्स जज रहे हैं मार्कंडेय काटजू सर, उन्होंने ये बोला कि आपको बचना चाहिए, क्योंकि देखो आप किसी भी गॉड या किसी के देवता के बारे में कुछ बोलते तो कई लोगों की भावनाएं हर्ट हर्ट और ये कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन था। और तभी जो रामकिशोर सर थे उन्होंने मना किया कि मुझे कोई खेद नहीं है, मतलब कुछ उन्हें बुरा नहीं लगा ऐसा करने पे। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें इम्प्लीमेंट है। रिएक्शन में उनका जो लाइसेंस था प्रैक्टिस का, वो भी उन्होंने बार काउंसिल ने अभी सस्पेंड कर रखा है। तो ये है। और साथ ही साथ हम सब भाइयों को, जो वकील भाई हैं, उन सबको समझना चाहिए कि रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल उनका पद है, ऐसे ना कि लिखित में दे। कई लॉयर्स एडवोकेट ने जो आहत हुए थे इस चीज़ से, उन्होंने रिटेन में इस चीज़ को दिया कंप्लेंट। तो सबके पास एक रिटेन का तरीका है जो कर सकते हैं। एक करना गलत है। हाँ, आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट बोले जाते हैं, आपको इतना सुप्रीम कोर्ट ने वो दे रखा है, देखा कि एक तरह से गलत। मतलब एक उसका फॉर्मल वे होता है, पर उन्होंने वो ना। उन्होंने एक तरह से कानून को अपने हाथ में लिया, और वो तो सर ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने मना कर दिया ऑनरेबल गवई साहब ने कि कोई एक्शन ना हो। लेकिन फिर भी ये चीज़ें अच्छी गलत है नहीं है, और कि एक इंस्टीट्यूशन है उसकी एक मर्यादा बनाए, बेटर है। ऐसे शिवम भाई, ऐसे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक-एक करके आपसे अभी सामने रखूँगा कि जो ये एलजीबीटीक्यू है,
जो होमोसेक्सुअलिटी है सेम सेम जेंडर रिलेशनशिप। तो ये इंडिया में लीगल है या नहीं? देखो एक्चुअली इसमें है क्या, देखो ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट में नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस चल रहा था। उसके अंदर सेम सेक्स रिलेशनशिप की बात थी, जैसे लेस्बियन हो गए, गे हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है ना, इन सब का वायलेशन कर रही थी। इसका मतलब क्या है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेम जेंडर हैं, कैसे भी हैं, उनको अपने तरीके से रहने का पूरा अधिकार है, तो रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उन्होंने इसको अभी सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है उसकी मैरिज को अभी उन्होंने लीगल नहीं किया, अलाउ नहीं किया। उन्होंने सीधा कह दिया कि इसके लिए लेजिस्लेशन, मतलब कि गवर्नमेंट या संसद कोई कानून लाए तब वो उसमें इम्प्लीमेंट हो पाएगी। लेकिन सेम सेक्स रिलेशनशिप जैसे एलजीबीटी कोई अपराध नहीं है जो हैं आजकल, जैसे कि अपना दिल्ली का माहौल हो गया, या आप मेट्रो सिटीज बोल लो, वहाँ बहुत भरा रहे, तो कहीं ना कहीं अब क्राइम में नहीं आता। तभी सेक्शन 377 को भी रिमूव कर ही दिया। तो जैसे शिवम भाई, ये मैंने आजकल क्या नोटिस करा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि पहले ये चीज़ें उतनी नहीं होती थी, अब आजकल आने वाले कुछ समय से ये बढ़ता जा रहा है धीरे। कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कल्चर का एक वो है फैक्टर। हम लोग कपड़े सेंस, ड्रेसिंग सेंस, संस्कृति सब हम वेस्टर्न कल्चर से ही ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कल्चर भी वहीं से आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये शुरू से था ही नहीं। ये कल्चर इंडियन संस्कृति को नहीं दिखाता, इंडियन कल्चर नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर। अब लोग वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे हैं तो वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट, तो कह रहे से ही इसे इलीगल बनाया रखा था। लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी बदलाव किया और इसे कहीं ना कहीं कोई क्राइम नहीं माना। अब यही है, समय के साथ बदलाव होता है ये सोसाइटी में। तो अगर आपके हिसाब से क्या मतलब ये चीज़ की कुछ गलत है या ठीक है ये? तो मैं तो देखो अपना पॉइंट यही रख सकता हूँ भाई, सब एवरीवन इज राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। सबको अपनी आज़ादी है, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ रहे, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड करता है। जिस धर्म को माने उसको माने, जिसके साथ अच्छा रहता लगता है उसके साथ रहें, बस किसी को दिक्कत ना करें, ना किसी कोई क्राइम में एंगेज हो। ये एक लिमिट बनाई गई है, उसको अपना फॉलो करें, बाकी जो भी है। तो शिवम भाई, जैसे आपने अभी मुझे बताया, थोड़े राइट्स के बारे में आपने मुझे बताया, तो जैसा कि मैं आजकल सोशल मीडिया पे या अलग जगह पर देख पा रहा हूँ कि भाषाओं को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगर मैं कोई यहाँ से दिल्ली का या बिहार से कोई अगर महाराष्ट्र में जाता है तो उसको फोर्स किया जाता है, भाई यहाँ पर आपको मराठी बोलनी पड़ेगी वरना आपके साथ हाथापाई हो जाती है। तो इसके लिए कुछ, अगर मेरे को, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती, तो मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? इसके लिए कोई लॉ वगैरह है? देखो ऐसा एक्चुअली है क्या, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि हमने आपको बताया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो हर एक पर्सन को अपनी लैंग्वेज चुनने का पूरा राइट है। ठीक, अब होता क्या है कि आर्टिकल 343 वो बताता है कि हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वो भी यही कहता है कि आप हिंदी और इंग्लिश यूज कर सकते। अब आप कह रहे हो कि जैसे हम अदर स्टेट्स में जाते हैं, तो को एक्चुअली है क्या कि वहाँ के लोग ज़्यादातर मान लो अदर स्टेट्स की अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, आप वहाँ अलग बोल रहे हैं, तो राइट आपको पूरा है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आप जुडिशरी के पास या FIR भी लिख, और मैं पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं करती तो आप अपना जुडिशरी में भी कंप्लेंट करा सकते हो, जो पूरा प्रोसीजर होता है लॉयर्स के थ्रू। अब इसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, ऐसे एक तरह से जैसे नेशनलिज्म होता है, ऐसे स्टेटिज्म देखा जा रहा है। राज्यवाद बोल सकते हो कि अपने राज्य की जो भाषाएं हैं या जो कल्चरों से थोपा जा रहा दूसरे पे, तो देखो ये ठीक नहीं है। ये एक तरह से ज़बरदस्ती किसी को अपना कल्चर अडॉप्ट कराना चाहिए, जबकि आपको अपना कल्चर ऐसा मॉडिफाई करो कि सभी अडॉप्ट करें। जैसे आपने देखा वो लोग पंजाबी बड़े मजाक से बोलते हैं, आदि खुश होके बोलते हैं, आधे से ज़्यादा जो पंजाब का बनते हैं। आप देखो पंजाब में थोड़ी सी कम है, आप पढ़ रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, पर न्यूज़ में कम मिलता है। सेम गुजरात में देखो नवरात्रि चलते हैं, गरबा, सब लोग उनके कल्चर को अडॉप्ट चाहते हैं। दिल्ली में भी हैं लोग बनाते हैं, तो ऐसे कल्चर को आप अपना इतना बढ़िया प्रेम से दो कि दूसरा अडॉप्ट करना चाहे। लेकिन तुम जबरदस्ती दोगे तो वो कहीं का राइट नहीं है, ना वो लीगली ठीक है ना वो वैसे ठीक है। तो इससे आपकी इमेज स्टेट की खराब होगी, और ये कहीं ना कहीं ये एक तरह से स्लो और कह सकते हो आप स्वीट पॉइजन है, जो पूरे देश को एक तरह से डिवाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो गलत है।
और अगर जैसे मेरे साथ कभी ऐसा होगा, मुझे कोई फ़ोर्स करेगा मराठी बोलने के लिए, तो मेरे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन जाए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको वहीं वो अच्छे से ट्रीट करे या उसके लैंग्वेज की एक अच्छे से कनेक्टिविटी दिखाए कल्चर के साथ, तो आपको भी मज़ा आएगा कि भाई हाँ, इनका ये फेस्टिवल है, हम एन्जॉय करेंगे और ये लैंग्वेज है, ये होगा, तो वो एक खुश होके आदमी अडॉप्ट करेगा, वो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमारे पास सभी चीज़ का फ्रीडम है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, तो लैंग्वेज को भी अपना कोई भी अडॉप्ट कर सकता है कहीं की। तो क्या ये कह सकते हैं हम कि ये जो लैंग्वेज वाली चीज़ है, ये कहीं न कहीं पॉलिटिकली कनेक्ट है? इसके पीछे कोई पॉलिटिकली एजेंडा है? एक्चुअली होता क्या है कि देखो हर जगह कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को ख़राब करते हैं, लेकिन सोसाइटी को चाहिए कि हम उसको मेंटेन रखें। तो इसलिए जैसे पॉलिटी पढ़ाई जाती है राजनीति, इसमें सभी लॉज दे रखे होते हैं एसएसटी के थ्रू, क्लासों में, सब जगह, तो हमें वो पढ़ने के साथ साथ अप्लाई भी करनी चाहिए। हमें ये नहीं है कि फोर्सफुली किसी को वो करें, कि भाई फोर्सफुली ये करें कि भाई हमारी लैंग्वेज को अडोप्ट करो, वो गलत है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, इससे इमेज ही खराब होती है। महाराष्ट्र एक बहुत बढ़िया और सुंदर अपना राज्य है, पूरी फिल्म सिटी वहाँ से है। आप देखो उनमें तो पूरी इंग्लिश का कल्चर है अच्छे से। तो सभी लैंग्वेज को जब तुम इतना सम्मान दे रहे हो, इंग्लिश को दे रहे हो, तो अपनी हिंदी को और अदर लैंग्वेज को भी देना चाहिए, अदर स्टेट्स को भी। कभी-कभी तो मैं सोचता हूँ ये जो लोग दूसरे लोगों को फ़ोर्स करते हैं उनकी लैंग्वेज बोलने के लिए, उनका कल्चर फ़ॉलो करने के लिए, उनकी मेंटालिटी होती क्या होगी? वो सोचते क्या है मन में कि ये होना चाहिए? मतलब मुझे समझ नहीं आता कभी। आप किस स्टेट को टारगेट कर रहे हैं? जैसे आजकल जो रील्स चल रही है उन्हीं की का बोल जो ये मराठी वगैरह इस तरह से खुली खुलाम गुंडागर्दी तैरक की जो रील्स पर रहा है ये। देखो अपनी स्टेट से प्यार करना अच्छी बात। हम सब लोग शिवाजी महाराज जी से, भगवान शिवाजी महाराज भी बोलते हैं लोग, सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो बाहर से इतिहास में जो अकंता आए थे उनके सामने टिक नहीं पाए। तो आज हम सब उनकी दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, तो रेस्पेक्ट मिलती है प्यार से। आप किसी को मार पीट के या गुंडागर्दी के थ्रू आप अपनी इमेज ही खराब कर रहे हो, और ये मैसेज पूरे इंडिया में जा जा रहा है। जहाँ महाराष्ट्र में अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनती हैं, वो अच्छी-अच्छी कहानियाँ आई हैं, और उस इतिहास को ये लोग ख़राब कर दिए। ये कहीं न कहीं गुंडागर्दी वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को एफआईआर ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में लिखवानी चाहिए, नहीं लिखते तो जुडिशरी के थ्रू इसमें केस फाइल करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पीएम ऑनरेबल पीएम सर को और गवर्नमेंट को और हाई कोर्ट को अपना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पिटीशन डालें, केस डालें, ताकि ये संज्ञान में सरकार के और जुडिशरी के दोनों के में आए। ताकि जो वहाँ लोग रह रहे हैं अदर स्टेट्स के, उनके साथ न्याय हो सके, क्योंकि अगर ऐसी रील्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होंगी, तो कहीं न कहीं लोग वहाँ जाने से भी डरेंगे। जैसे महाराष्ट्र में आपका पुणे हो गया, और ये अदर जो वहाँ के डेवलप सिटीज़ हो गई, वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो अदर स्टेट्स के ही मिल, जैसे दिल्ली में भी यूपी बिहार से हैं या अदर स्टेट से हैं, झारखंड वगैरह। तो फिर वो लोग क्यों आएँगे? फिर जब बेस ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? तो ये गुंडागर्दी इनको ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी बिज़नेस क्लास के लिए भी, और एक कहीं न कहीं इंडिया में, इंडिया से बाहर ही हमारी इमेज कहीं जाई तरह ख़राब होती है। क्योंकि आज इंडियंस पूरे वर्ल्ड में हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये एक तरह से क्राइम मतलब इसको कंसिडर कर सकते हैं कि पूरा फुल फ्लेज क्राइम है, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए जैसे रील्स के थ्रू या ट्विटर के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को टैग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पीएम ऑनरेबल पीएम सर को या जुडिशरी को केस के थ्रू या आरटीआई के थ्रू, अपने जितने भी माध्यम है उनके थ्रू आप इनसे कंप्लेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रील्स को वायरल करें, क्योंकि इस पे एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो शिवम भाई, जो आजकल थोड़ा ये एमएलएम वाला जो चल रहा है कि लोग बता रहे हैं मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है, मेरे पास 10 करोड़ की घड़ी है, मैंने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, ये एक तो ये पर्सन हो गया, और ये जो कंपनीज़ है, ये एक्चुअल में आप समझ गए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये एमएलएम टाइप जो बिज़नेस चल रहा है, ये एक्चुअल में इल्लीगल है, लीगल है? क्या तो मतलब इसमें है क्या, इस पॉइंट को समझते हैं। जो इन्होंने बातें बोली, जिनका अब नाम मैं भी नहीं ले रहा, तो उन्होंने ये सब बातें जो बताई थी, वो बताई थी कंपनी के ओवरऑल बिजनेस। अच्छा, कंपनी का ओवरऑल 100 करोड़ है, उनका नहीं है। लेकिन जो वो लोग क्या करते हैं कि गाँव के जो सीधे सच्चे लोग आते हैं बाहर से, उन्हें इस मार्केटिंग के जाल में फँसा लेते हैं मोस्टली। अब इसमें जो टॉप पे होते हैं उन्हें तो प्रॉफिट होता है, लेकिन जो लोअर होते हैं वो घिस के रह जाते हैं कि भाई कि 3 बनाओ, 4 बनाओ, नहीं हो पाता। तो एक्चुअल में कभी ऐसा होता होगा कि किसी ने जॉइन करा, मैंने जॉइन करा और फिर मैंने एक्चुअल में 1 करोड़ रुपए कमा लिए या 2 करोड़? तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, एक तरह से नेटवर्क मार्केटिंग पे,
तो आपके अगर 100 लोग नीचे हैं नेटवर्क में, तो 100 में से 50 तो खरीदेंगे, तो आपको तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। अच्छा, अगर आपका नेटवर्क बड़ा है, आपको है प्रॉफिट, लेकिन जो नेटवर्क में जो नीचे की चेन के लोग हैं, जो गाँव पे बेचारे, जिनको करोड़पति दिखने के बनने के सपने दिखा दिए जाते हैं, ये झूठे-झूठे सच्चे वादे कर दिए जाते हैं, गाड़ियाँ भी रेंट पे ले आते हैं और उन्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है, तो मतलब आधे से ज़्यादा उन्हें झूठ दिखाया जाता है, जो एक तरह से गुनाह के अंदर आता है। आप इसकी कंप्लेन कर सकते हो पूरा कि भाई हमसे दिखाया गया फ्रॉड के चार्ज या किसी और भी तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो उसमें। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि गरीब लोगों को गुमराह करना, ये एक पूरा अपराध ही है। ये कंपनीज़ जो ये एस्टेब्लिश करते हैं, इसको रोकने के लिए कुछ गवर्नमेंट करते हैं? एक्चुअली ये सब काम तो लीगल तरीके से ही कर रहे हैं ना। टैक्स भी दे रहे हैं, 100 करोड़ हमने बताया, या 6 लाख का जीएसटी दे रहे हैं, तो ये सब काम तो लीगली तरीके से हो रहा है। तो कंपनी को तो रोक ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो नेटवर्क बना के सामान को सेल कर रहा है। आप एक्चुअली समझो, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग, जैसे हम शॉप खोली, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लिया, होलसेलर से लिया, फिर अपने कस्टमर को दिया। यहाँ क्या है, ना होलसेलर ना डिस्ट्रीब्यूटर, सीधे आपको लोगों को जुड़ना है, उनसे अपनी सेल करानी। तो ये है नेटवर्क मार्केट। बट इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और ये पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी आप रिच हो जाओ। जैसे आपने आजकल यूट्यूबर्स या कई वो भी देखे हैं जो रेंट पे गाड़ियाँ लाते हैं। उनको लगता है कि जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, पर एक्चुअली इतना ईज़ी नहीं होता। जिसकी होती है ग्रोथ, होते हैं लोग, ऐसा नहीं है, जो हार्ड वर्क करते हैं, जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो कमाते भी है पैसा। बहुत रेयर है। वो रेयर बात। आप हर एक को सपने दिखा के, और जिन पे इतना पैसा नहीं है, उन बेचारे गाँव के सीधे-साधे लोगों का एक तरह से आप एक तरह से शोषण ही कर रहे हो। एक्सप्लॉइटेशन ही है एक तरह से ही पूरा। और वो इस सपने में फँस के रह जाते हैं। ये ज़्यादातर गाँव के या फिर जो है छोटे जगह के लोगों को तो टारगेट। यहाँ के लोग तो सबको पता ही होता है, क्योंकि ये एक तरह का पूरा फ्रॉड ही समझ लो एक तरह से, कि इसमें वर्क है नहीं। लेकिन जो बेचारे सीधे सच्चे वहाँ से आते हैं, उनको ये फँसा लेते हैं। ये है। शिवम भाई, एक और चीज़ देख रहा हूँ मैं आजकल कि मेरे तो 2-4 दोस्तों के साथ खुद हुआ ये कि किसी भी एक रैंडम रीज़न की वज़ह से, कुछ भी एक छोटी ट्रांज़ैक्शन की वज़ह से उनके अकाउंट फ्रीज़ हो जा रहे हैं। एक्चुअली ये बनाया था गवर्नमेंट ने पॉलिसी, ताकि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनको पकड़ा जा सके, वो अकाउंट को हम क्या कर दें, फ्रीज कर दें। बट इससे आम जनता ज़्यादा परेशान हो रही है। कहीं न कहीं फ्रॉड वाले तो पकड़े नहीं जा रहे, लेकिन छोटे-मोटे ट्रांज़ैक्शन के कारण वही उन्हें अकाउंट फ्रीज। किस तरह से, मतलब फ्रीज़ करके किस तरह से पकड़ेंगे, मैं समझा नहीं। अकाउंट फ्रीज़ करे पकड़ने का लॉजिक। ये तो गवर्नमेंट ही समझा सकती है, क्योंकि ये तो हमारे भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है। डेली कंप्लेंट और केसेज़ आ रहे हैं कि अकाउंट फ्रीज हो गया, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं था। तो ये एक जैसे अभी एक एग्जांपल लेना चाहो, तो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया था फरवरी में 2025 में, एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, उसके अकाउंट में 90 करोड़ थे, और दो 200 रुपए के आसपास उसके अकाउंट में आई, और वो अकाउंट फ्रीज हो गया। 90 करोड़ अब वो यूज़ नहीं कर सकता। अब वो यूज नहीं कर सकता, अकाउंट बंद हो गया। अब देखो कंपनी बड़ी थी, तो उसने फिर हाई कोर्ट में चले गए वो लोग, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा गलत है। उन्होंने ये बोला कि जो अकाउंट तुम्हें सस्पेक्टेड लगता है कि हाँ, ये 200 रुपए हैं, तो उनको आप क्या करो, होल्ड कर। होल्ड कर दो, बाकी पैसा तो ट्रांजेक्शन चालू रखो, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है सर। राइट टू लाइवलीहुड के अंदर आता है ये। तो ये गलत है बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ होता है ये, जैसे मैंने आपको बताया मेरे 1-2 दोस्तों के साथ हुआ, तो वो क्या करें उस केस तो में? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले जिस अकाउंट से हुआ बैंक में जाएँ, पूछे कि साइबर क्राइम है, कौन-सी जगह की कंप्लेंट है, वहाँ बात करें। जब उनको ट्रांज़ैक्शन दिख जाए कि हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट करें। अगर वो नहीं करते, हुँ। तो फिर आप उस बैंक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, या आरबीआई में भी कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ से नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, और वहाँ आप दिखा सकते हैं जज साहब को कि हाँ भाई, ऐसे-ऐसे एप्लीकेशन फाइल कीजिए, और उसमें आप अपना जजमेंट पा सकते हैं, जज आपको ऑर्डर दे देंगे। अगर वहाँ भी नहीं होता, तो आप फिर सुप्रीम हाई कोर्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स रिट डलती है, आर्टिकल 21 है, ये हमारा राइट टू लाइवलीहुड। भाई जब आदमी का पैसा ही नहीं हुआ, तो वो उससे खर्चे कैसे चलाएगा भाई? तो आप उसमें भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये कई तरीके हैं जिनसे आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बट इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और यहाँ तक कि वकीलों के भी अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। तो सब लोग परेशान ही हैं इससे, और इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला भी था कि आप क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अकाउंट फ्रीज करो, सडनली मत करो। ओह! शिवम भाई, तो कुछ मुझे ऐसा कोई किस्सा बताना चाहोगे आप आपकी आपकी लाइफ़ का, आपके एक्सपीरियंसेस में से कुछ?
ऐसे रहता है कि एक केस था उत्तराखंड देहरादून के पास हरिद्वार उधर साइड, जो हमारी देवभूमि टाइप बोला, तो उधर क्या क्राइम रेट कम है। तो एक केस सुनने में था, तो वो बता रहे थे कि उसने सिलेंडर चोरी किया था, एक बंदे ने सिलेंडर चोरी किया था, और वो केस इस पर 8 साल चला। वो इतना इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि वहाँ से वो कमिट करने लगा कि हाँ क्राइम मैंने किया है। तो जो वकील साहब थे वो उसके वो भागने लगा वहाँ से। तो फिर जज साहब का जो वो स्टाफ था वो बोला भाई देखो ये भाग रहा है, उसको पकड़ के लाए, उससे बोले भाई 8 साल से केस चल रहा है, तो तू बरी होने वाला है, तुझे आज़ादी मिल जाएगी, और तू क्यों कमिट कर रहा है इस चीज़ को। तो वो पर इतना इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी में इतना चीज़ें पिंच जाती हैं कि आदमी इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर लास्ट में वो से रिलीज हो गया। तो मतलब उसने इतना परेशान हो गया वो 8 साल में कि उसने मान ही लिया कि हाँ मैंने और मैंने ही किया, मैंने ही करा है। और वो कोई बड़ा मैटर नहीं था, सिलेंडर की चोरी थी। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी कई कई बार इतना लंबा खिंच जाता है। अगर इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।